पुर्तगाली कंपनी का इतिहास और भारत में इनके आने का कारण। ठीक। जय हिंद दोस्तों, हम लोग इस वीडियो श्रृंखला में भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले वाले लेक्चर में क्योंकि भारत में जो भी यूरोपीय कंपनी था व्यापार के लिए क्यों आकर्षित हुए, उनका क्या क्या कारण था, प्री और मेंस दोनों के लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, ये जो सीरीज है आधुनिक भारत का संपूर्ण इतिहास होगा। मतलब आप इस वीडियो लेक्चर को पूरी तरह से देखते हैं और नीचे टेलीग्राम में एक प्रैक्टिस सेट डिजाइन किया गया है। मतलब इससे रिलेटेड और अन्य जो आधुनिक भारत है उससे रिलेटेड एक बेहतरीन क्विज का सेट तैयार किया गया है जो फ्री ऑफ कास्ट है। जा करके आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए हम लोग देखते हैं पुर्तगाली कंपनियों के इतिहास और यहाँ पे भारत पे इनके आगमन का क्रम के कारण क्या था। देखिए, बल्कि पुर्तगाली कंपनी के निजी अभियान, ठीक है, इसमें पहले क्या था कि पुर्तगाली कंपनियों के निजी अभियान, ठीक है, पुर्तगाली कंपनी के निजी अभियान क्या थे कि देखिए, ये मतलब व्यक्तिगत रूप से पहले आते थे। पहले सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं था, पहले व्यक्तिगत रूप से आए थे। पुर्तगाली कंपनी का सरकारी अभियान, ठीक है, इनके व्यक्तिगत अभियान भी थे, कुछ सरकारी अभियान थे। ठीक, पुर्तगाली कंपनी की नीतियाँ उनकी क्या क्या थी। ठीक, ये सारे के सारे मेंस के और प्री के लिहाज से टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाली कंपनियों की देन क्या थी, मतलब जो पुर्तगाली कंपनी थी, पुर्तगाली थे, भारत में उनकी देन क्या क्या है, ये सब प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता है। पुर्तगाली कंपनी के व्यापार के में पिछड़ने का कारण क्या था। ठीक है, ये अब इस टॉपिक को आप पढ़ने से आपको ये लग रहा होगा कि एक सारे के सारे टॉपिक मेंस के हैं। ठीक है, मतलब हम लोग देखिए, अगर आपको आधुनिक भारत के इतिहास को एक शॉर्ट टाइम में पूरा कंप्लीट रिवीजन करना है, एक क्रांक बुक करके है, वहाँ पे कंसेप्ट और फैक्ट दोनों को और एक्स्ट्रा पॉइंट को ऐड करते हुए मैंने पढ़ाया हुआ है। मतलब मुश्किल से 12 लेक्चर हैं। ठीक है, 12 लेक्चर, एक लेक्चर मैक्सिमम 30 मिनट, 35 मिनट, 28 मिनट, 27 मिनट ऐसे करके है। ठीक है, छोटा छोटा लेक्चर है, टॉपिक वाइज है। एक टॉपिक में मतलब एक एक टॉपिक एक एक लेक्चर में वहाँ पे कवर किया गया है। आप वहाँ से जा करके एक रिवीजन के तौर पे, प्री के तौर पे आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। मतलब वो प्री के लिए बहुत ही बेहतरीन है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते हैं। ठीक है, हाँ, उसी से रिलेटेड क्विज डिजाइन किया गया टेलीग्राम पे, आप जा करके टेलीग्राम से उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये कहना क्या चाहता है कि करके पुर्तगालियों ने भारत में जो प्रथम अपने निर्माण कोच्चि में किया था। मतलब जो भारत में जो पहला निर्माण कार्य करते हैं कोच्चि में करते हैं। ठीक है, प्रथम इनका जो किला था गोड्रिया के किला के नाम से जाना जाता है। ये सारी चीज़ें अभी आगे मिल जाएगा। पुर्तगाली कंपनी का निजी अभियान था। देखिए, अब क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बदल गए हैं, अब ये क्वेश्चन बहुत डिटेल से पूछ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। पुर्तगालियों का भारत में अभियान 3 अभियानों के रूप में देखा जा सकता है। 3 अभियान के रूप में देखा जा सकता है। ये 3 अभियान कौन-कौन से हैं? एक क्रम से देखो, 1498, ठीक है, जो पहला था 1498 में, ठीक है, फिर 1500 में, फिर 1502 ईस्वी में आया था। ठीक है, विशेष करके जो पुर्तगाली अभियान वास्को डी गामा था, ठीक है, उसके देख-रेख में ये सब अभियान हुए थे। पहला अभियान 1498 से 1498 में पुर्तगालियों का ये पहला निजी अभियान था। ठीक है, पुर्तगाली कंपनियों का ये पहला निजी अभियान था। इसमें वास्को डी गामा के नेतृत्व में मई, ठीक है, मई 1498 ईस्वी में, ये 17 मई था। ठीक है, 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के मालाबार तट पर स्थित कालीकट, मतलब केरल राज्य कप्पाडू, ठीक है, कप्पाकाडू नामक एक बंदरगाह पर उठता था जिसको आज हम कालीकट कहते हैं। जैसे इसका नाम पहले क्या था, कप्पाकाडू था। ठीक है, कप्पाकाडू, इसको केरल में आप इसको इस समय केरल उसके वो नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं कालीकट के नाम से जानते हैं, आज कालीकट कहते हैं इसको। कप्पाकाडू नाम था, ये पहले का नाम है करके। इस समय कालीकट का, ठीक है, इस समय कालीकट का हिंदू शासक जमोरियन था। ठीक है, कालीकट में एक हिंदू शासक थे, जमोरियन थे। ठीक है, इसने फूल माला लेकर के वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था। मतलब जो वहाँ पे जमोरियन राजा था, हिंदू शासक था केरल पे, उस समय उसका शासक था, उसने वास्को डी गामा का पूरी तरह से भव्य स्वागत किया। लेकिन वास्को डी गामा मालाबार तट पर स्थित अरबी व्यापारियों से विरोध करता था। ठीक है, जानते हैं यूरोप वासी सब के सब बड़े कुटिल होते हैं सब। ठीक है, अब वास्को डी गामा को ये लगने लगा कि अब इस व्यापार पे जो केरल के या भारत के आसपास जो भी व्यापार है दक्षिण पूर्व एशिया से, उनका एक अधिकार हो जाए। इसके लिए वास्को डी गामा जो अरब के व्यापारी पहले से स्थित थे, ठीक है, उनसे ये जलने लगा। देखिए, जो आपका
लक्षद्वीप है, ठीक है। लक्षद्वीप के बारे में एक बात याद रखिएगा, वहाँ की जो अधिकतर मूल जनतांत्रिक जो कि अरबी, ठीक है, अरबी, मलेशिया, ठीक है, प्लस केरल, मतलब भारत, ठीक है, केरल आप भारत का लीजिए, ठीक है। ये सब मिक्स जनजाति है। जो वो आपका लक्षद्वीप है, ये मिक्स जनजाति है। वहाँ पे विशेष रूप से इनके नारियल की खेती और पर्यटन के लिए जाना जाता है, ठीक है। जो आपका लक्षद्वीप है वो वहाँ पे मिक्स जनजाति है, ठीक है, केरल में मिक्स जनजाति है, ठीक है। वहाँ पे एक जो भाषा बोली जाती है माले भी वहाँ पे बोली जाती है, ठीक है, माले भी बोली जाती है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, मैं आपको बाद में बताता चलूँगा ये सब। देखिए वास्को डी गामा ने कालीकट राज्य से मसाले और वस्त्र खरीदे, ठीक है। वास्को डी गामा करता है कालीकट राज्य से मसाला और वस्त्र खरीदता, इसको पुर्तगाल में लेके गया, ले जा करके जब बेचा तो यात्रा भत्ता निकालने के बाद 60 गुना उसको लाभ प्राप्त हुआ। 60 गुना का मतलब समझ लीजिए, 1 गुना मतलब 100%, 60 गुना मतलब 60-100%, ठीक है। 60-100% मतलब 600%, ठीक है। 600 नहीं 6000% हो जाए, ठीक है। लाभ कमाया मतलब 60 गुना का वो लाभ कमाता है इससे, ठीक है। अब ये देख करके इनको और जो यूरोपीय थे चारों तरफ पे बात फैल गई कि वहाँ से जो व्यापार हो रहा है उसमें 60 गुना, 50 गुना, 55 गुना ऐसे करके लोगों को लाभ हो रहा है। वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक एक गुजराती नागरिक अब्दुल मजीद नाथ था, ठीक है। ये अब्दुल मजीद था कहाँ पे, जो केप कोमोरिन है ना, केप कोमोरिन आप ये देखेंगे, मतलब ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है दक्षिण अफ्रीका का, यहाँ पे आप देखेंगे केप कोमोरिन है, ठीक है, केप कोमोरिन। इसी के आसपास वो टहल रहा था, मतलब था वहीं पे, वो भी व्यापार करने की दृष्टि से आया था। अब इससे पूछा, बातचीत हुआ कि कहाँ से हो, तो बताया कि भारत है। अब यहाँ से आकर के चूंकि अधिक से अधिक जो यूरोप के कई सारे नाविक थे भारत की खोज में, जब कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने के लिए, तो इस समुद्री मार्ग की खोज करते कई तो यहाँ से आकर के केप कोमोरिन से आकर के लौट गए, ठीक है। यहाँ से आकर के चूंकि यूरोप यहाँ पे है, ठीक है, यूरोप से यहाँ तक, सॉरी, यूरोप से यहाँ तक, मतलब ये वाला जो रीजन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो आना आसान था, ठीक है, यूरोप से यहाँ तक आना, लेकिन यहाँ से आगे भारत तक की यात्रा करना, यहाँ तक आना, ये काफ़ी मुश्किल भरा था। मुश्किल भरा इसलिए था कि ये दूरी काफ़ी था, यहाँ से भटकाव बहुत ज़्यादा हो जाता था, ठीक है। कई सारे लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको क्रॉस करके यहाँ पे आना चाहते थे, आना पड़ता था। स्थल मार्ग से था तो ऐसे सीधे सीधे स्थल मार्ग से ये सब भारत में प्रवेश कर जाते थे। कुस्तुनतुनिया होकर के फिर सेंट्रल एशिया में आते थे, फिर उधर से आकर के खैबर दर्रा बैक्टीरिया वगैरह होते हुए इंडिया में प्रवेश करते थे, ठीक है। तो यहाँ से अब्दुल मजीद से मिलता है और उससे बात करके उसके साथ, मतलब उसके सहारे वो भारत में प्रवेश करता है, भारत में आ जाता है, ठीक है। जो दूसरा अभियान था पुर्तगालियों का वो 1500 ईस्वी में, पहला 1498 में था, ठीक है। दूसरा अभियान 1500 ईस्वी में करते हैं। देखिए अभी तक आप ये पुर्तगालियों का प्रथम अभियान 1498, दूसरा 1500, तीसरा 1502 ईस्वी में, ठीक है। इनफैक्ट आप इस चीज़ को याद रखिएगा। जो यह अभियान था 1500 ईस्वी में, ठीक है, एल्ब्रेज, ठीक है, कैबल के नेतृत्व में, ठीक है, जो एल्ब्रेज वहाँ पे था, ठीक है, एल्ब्रेज कैबल के नेतृत्व में होता है यह भी, ठीक है। यहाँ पे भी जमोरियन ने कालीकट राज्य पर था, ठीक है। अभी भी जमोरियन का ही शासन वहाँ पे था, मतलब कालीकट जो राज्य था, कलकत्ता जो था, सॉरी, जो केरल था, वहाँ पे भी अभी भी जमहूरियन का ही शासक है, ठीक है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं, मसालों, वस्त्रों की खरीदारी करके पुर्तगाल वापस चला गया, ठीक है। अब अल्ब्रेज, ठीक है, पहले वास्को डी गामा आता है, फिर वो अल्ब्रेज आता है। अब तीसरा अभियान जो 1502 ईस्वी में इनका होता है, उसमें देखिए कौन आता है, 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा के नेतृत्व में पुनः वापस आता है, ठीक है। देखिए ये दूसरी बार आता है, 1502 में आया ना, अभी एक बार और 1524 ईस्वी में आएगा। वास्को डी गामा एक बार और भारत आएगा, वो कब आएगा, 1524 ईस्वी में, और यहीं पर मर जाता है वो, ठीक है। 1524 ईस्वी में आता है और भारत में उसी समय मतलब मर जाता है। इसकी मृत्यु 1524 में भारत में ही वास्को डी गामा की हो जाती है। दूसरा कब आता है, 1502 ईस्वी में, ठीक है। इस बार यह कालीकट राज्य पहुंचा और वास्को डी गामा ने 1530 ईस्वी में कोच्चि में अपना कारबाना स्थापित किया, जिसमें सफलता मिली, ठीक है। अपना कारखाना स्थापित किया था, ठीक है। 1502 ईस्वी में इसने अपना कारखाने को स्थापित किया था, मतलब 1503 ईस्वी में अब भारत में व्यापार करने के लिए ये लोग अपना कारखाना स्थापित कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। यह कारखाना गोदाम पुर्तगालियों ने अपनी वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए रखते थे, ठीक है। कारखाना का मतलब ये होता है कि एक बड़ा सा वेयर हाउस आप समझ लिए, एक बड़ा सा गोदाम समझ लिए, उस गोदाम में ये सारे के सारे अपनी वस्तु रखते थे सब।
पुर्तगालियों ने भारत में इस कारखाना को 1505 ईस्वी में कन्नूर में स्थापित कर दिया। पहले तो कहाँ कालीकट में था, अब इसको कन्नूर में स्थापित करते हैं सब अपने इस गोदाम को। पुर्तगालियों ने पहली बार किलेबंदी की कोठी की। मतलब भारत में अपने क्षेत्र को किलेबंदी करने का कार्य कोई विदेशी करता है तो सबसे पहले पुर्तगाली करते हैं। पुर्तगालियों का इसके बाद से जो ये तो अभी तक 3 अभियान निजी होता है, ठीक है। 1500 1498, 1500 और 1502 ईस्वी में, ठीक है। ये 3 अभियान थे इनके, निजी थे। अब भी देखिए सरकार की तरफ से इनका अभियान हो रहा है। अब सरकार मतलब सहयोग करेगी, उसके माध्यम से ये लोग अपना अभियान प्रारंभ करते हैं। देखिए थोड़ा सा बड़ा कर दे, आपको साफ दिखने लगेगा। फिर वास्को डी गामा, ठीक, वास्तविक रूप से अब देखिए यहाँ से कहानी बदलेगी। अब वास्तविक रूप से पुर्तगाली के कुल 3 सरकारी, ठीक है, कुल 3 सरकारी अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है। फ्रांसिस्को डी, ठीक है, करके फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है कि एस्टाडो डी इंडिया नामक एक समुद्री साम्राज्य की स्थापना करता है। 1505 ईस्वी से लेकर के 1509 ईस्वी में भारत में आता है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग मतलब इस तरह के इस लेक्चर में, इस वाले सीरीज में ट्राई करेंगे कि आपको मेंस लिखने के लिए आप एलिजिबल हो जाएं, ठीक है। प्री कम मेंस दोनों तैयार हो जाए। अगर केवल प्री के लिए कम से कम टाइम में आप रिवीजन करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 6 घंटे का लेक्चर है, 12 लेक्चर है। आप वहाँ से जाकर के प्री देने के बाद एक बार वो करिएगा, ठीक है। प्री देने से पहले आप इसको एक बार जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करिए, क्राउन करके है उस करके। पुर्तगालियों में पहली सरकारी अभियान था, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि पुर्तगालियों का पहला सरकारी अभियान किसके नेतृत्व में होता है तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ से लग रहा होगा कि आपको मतलब एग्जाम में हमेशा अगर इस तरह की चीज़ें स्टडीज तैयार करते हैं तो आप एग्जाम में हमेशा 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन अन्य लोगों से सुपरसीड कर जाएंगे। देखिए आप मैक्सिमम लोगों से पूछ लेंगे कि पुर्तगालियों का पहला सरकारी अभियान किसके नेतृत्व में होगा तो लोग फंस जाएंगे, नहीं बता पाएंगे, ठीक है। 3 निजी अभियान होता है, 3 सरकारी अभियान होता है। पहला निजी अभियान जो कि फ्रांसिस्को क्या कहते हैं, वास्को डी गामा के नेतृत्व में होता है। और पहला सरकारी अभियान फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के नेतृत्व में होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि इसे भारत में पुर्तगाली राज्य का संस्थापक कहा जाता है। किसको? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को। क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि ये भारत में सरकारी अभियान का नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। एक एस्टाडो डी इंडिया नाम का एक साम्राज्य स्थापित करता है। अभी इसको हम बता रहे हैं क्या चीज़। एस्टाडो डी मतलब जो समुद्री मार्ग की खोज वगैरह किया था उस पर एक अधिकार कर लेता है। एक अधिकार करने के बाद जो हारमूज वगैरह है, ठीक है, रेड सी वगैरह के आसपास जो भी मार्ग था, पूरे के पूरे अरब सागर में यह अपना एकाधिकार कर लेता है और वहाँ पे लोगों से चुंगी मतलब अन्य जो व्यापारी थे उनसे चुंगी वसूलता है। इसी ने भारत के आसपास स्थित समुद्री क्षेत्रों में, ठीक है, समुद्री क्षेत्रों पर काबिज करने के लिए, ठीक है, नीले मतलब अपनी अधिकार नीले जल की नीति, शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी जिसको कहा जाता है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा करता है। क्योंकि इसको सरकार का सपोर्ट मिलता है। अब सरकार का सपोर्ट इसको मिल गया है तो इसको अर्थव्यवस्था की मतलब पैसे की कमी नहीं होती है, पैसे की कमी नहीं होती, पैसा पर्याप्त मिलता है। तो अभी अपने हिसाब से नीतियों को, व्यापारिक नीति हो गई, अपनी राजनीतिक नीति हो गई, चलाता है। अब देखिए चौल द्वीप का युद्ध। अब देखिए इसी बीच एक चौल द्वीप का युद्ध होता है। वो कब होता है? क्योंकि ये 1505 से लेकर के 1509 ईस्वी में अल्मेडा था। इसी में चौल द्वीप का 1508 ईस्वी में एक युद्ध होता है। युद्ध में अल्मेडा और, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और संयुक्त शक्तियों, जिसमें भारत में गुजराती शासक, ध्यान दीजिएगा, भारत का जो गुजराती शासक थे, ठीक है, और मिस्र का शासक व तुर्की के शासकों के बीच हुआ था। देखिए ये आप किसी से पूछेंगे तो कोई बता देगा क्या आपको? आप किसी से पूछ के देखिएगा कि चौल द्वीप का युद्ध किनके बीच हुआ था, लोग यहाँ तक नहीं बताएंगे। इसमें पक्ष में विपक्ष में कौन होता है ये तक भी लोग फिलहाल नहीं बता पाएंगे, ठीक है। जो चौल द्वीप का युद्ध होता है 1508 ईस्वी में, यह युद्ध अल्मेडा रहता है और दूसरी तरफ एक संयुक्त सेना रहती है, मतलब एक मिस्र की, ठीक है, संयुक्त सेना में मिस्र की, टर्की की और गुजरात यानी भारत की, ये तीनों मिल करके इस समुद्री जो इसका ब्लू वाटर पॉलिसी था उसके अगेंस्ट आकर के खड़े होते हैं। मतलब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के अगेंस्ट आकर के कौन कौन लोग खड़े होते हैं? मिस्र के, टर्की की और भारत के लोग आकर के खड़े होते हैं, मतलब सेनाएं आकर के खड़ी होती है, इसे युद्ध करते हैं, चौल द्वीप का युद्ध, ठीक है। करके इसमें अल्मेडा का
पुत्र ठीक है वध, ठीक है, करा कि अल्मोड़ा का पुत्र वध संयुक्त शक्तियों ने कर दिया। मतलब अल्मीड़ा का पुत्र भी इसके साथ आया था, उसका ये लोग हत्या कर देते हैं जो संयुक्त शक्तियाँ थी, ठीक है। और अल्मीड़ा इसमें पराजित हो जाता है, मतलब चौलदीप का युद्ध होता है, इसमें अल्मीड़ा पराजित हो जाता है। दीव का युद्ध, वो चौलदीप का युद्ध था, अब दीव का युद्ध 1509 ईस्वी में होता है। युद्ध में अल्मीड़ा और संयुक्त सेनाएं, ध्यान दीजिएगा, अल्मीड़ा और संयुक्त सेनाएं की शक्तियों के बीच होता है, ठीक है। दो युद्ध होता है, एक चौलदीप का, ये दूसरा वो 8 में था, ये 9 में था, ये दीव का युद्ध होता है। अल्मेड़ा ने प्रारंभ किया था, ठीक है, और बाद में, ठीक है, धनाई थी, लेकिन ठीक है, कर पढ़ाई की थी, बाद में पढ़ाई की थी, लेकिन पुर्तगाली सरकार ने वापस इसे बुला लिया, किसको, अल्मेडा को पुर्तगाली सरकार ने वहाँ पे अपने यहाँ बुला लेता है। अब देखिए, अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी में एक अगला गवर्नर जनरल सरकार की तरफ से बन करके आता है। इसे भारत में पुर्तगाली राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, किसको, अल्फांसो डी एल्बुकर्क, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए कौन जाना जाता है, अल्मेडा, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए चौल द्वीप और दीव युद्ध उसके साथ दोनों होता है। मतलब अच्छा देखिए, आगे देखिए, अभी कुछ चीज़ याद आ रहा था, अभी आगे आपको बता दूंगा। लेकिन क्योंकि इसने नीले शांत जल की नीति का भारत में बड़े पैमाने पर विस्तार किया था, ठीक है। नीले जल की नीति का प्रारंभ तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा करता है, लेकिन अल्बुकर्क पूरी तरह से विस्तार करता है, और 1515 ईस्वी में गोवा, ठीक, में अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाती है। अल्बुकर्क की मृत्यु 1515 में गोवा में होती है। अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में, ठीक है, बीजापुर के शासक से गोवा छीन लिया था। ये पूछा गया है, जो गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य में मिलाने का कार्य कौन करता है, तो वो आपका अल्बुकर्क करता है। और कब करता है, 1510 ईस्वी में गोवा के शासक, ठीक है, गोवा जो बीजापुर का शासक था उसके कंट्रोल में गोवा था, इसने गोवा को छीन लिया है, ठीक। खैर इसी समय बीजापुर, ठीक है, इसी समय बीजापुर में आदिल शाही वंश का, मतलब इस समय बीजापुर में आदिल शाही वंश का शासक था, ठीक है। आदिल शाही वंश का शासक था उस समय, शासक जो यूसुफ आदिल शाह था, ठीक है। जिस व्यक्ति से गोवा को छीना था, देखिए, जिस व्यक्ति से गोवा को छीना था उसमें यूसुफ आदिल शाही, ठीक है, यूसुफ आदिल शाह था, ठीक है, यूसुफ आदिल शाह उसका पूरा नाम था। अल्बुकर्क ने, इस बात को इम्पोर्टेंट रखिएगा, अल्बुकर्क ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब इसका जो जितना क्षेत्र था, जिस क्षेत्र में इसका कब्जा था, उस क्षेत्र में अल्बुकर्क क्या करता है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा देता है, ठीक है। उसके क्षेत्र में जो भारत में सती प्रथा प्रैक्टिस हो रहा था उस पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। इन्हें राजा राम मोहन राय का पुरोगामी कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए जो अल्बुकर्क था, फ्रांसिस, मतलब जो अल्बुकर्क था उसको राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है। अल्बुकर्क ने 1500, इसके पहले अकबर वगैरह भी, सॉरी अकबर तो भी बाद में आएगा। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण भारत व श्रीलंका के बीच स्थित मलक्का, ठीक है, दक्षिण करके मलक्का नामक एक व्यापारिक मंडी पर अधिकार कब्जा कर लिया, ठीक है। श्रीलंका और इसके मध्य एक मलक्का नाम का, ठीक है, श्रीलंका में एक, वहाँ पे एक मलक्का नाम का छोटा सा स्थान था, उस पर कब्जा कर लेता है। अल्बुकर्क ने फारस की खाड़ी के पास स्थित हारमूज नामक एक मंडी पर कब्जा कर लिया, ठीक है। फारस की खाड़ी में स्थित हारमूज, देखिए ये भी पूछा गया है, हारमूज की खाड़ी पर भी अब ये कब्जा कर लेता है, ठीक है, कब्जा कर लिया। लाल सागर के व्यापार को कुंजी स्थित विख्यात था, ठीक है। लाल सागर को व्यापार की कुंजी कहा जाता था, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर किससे पूछा गया कि किसको व्यापार की कुंजी कहा जाता था, तो लाल सागर को उसमें कहा जाता था। अभी भी लाल सागर को व्यापार की कुंजी कह सकते हैं, क्योंकि जो भी एशिया वगैरह से मैक्सिमम व्यापार लाल सागर के माध्यम से ही होता है। अदन नामक एक व्यापारी मंडी पर लाख चाहने के, ठीक है, बावजूद पुर्तगालियों ने अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाया। मतलब जो औदर नाम का एक व्यापारिक मंडी था जिस पे लोग अपना कब्जा नहीं कर पाए थे। अल्बुकर्क के जो अन्य कार्य हैं उसके बारे में देखिए। अल्बुकर्क ने भारत में अस्थाई, ठीक है, अस्थाई बस्ती बसाना चाहता था, इसलिए इसने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए अल्बुकर्क प्रेरित करता है। अल्बुकर्क भारत में मुस्लिमों को तंग करता था, ठीक है। ये मुस्लिमों को जब इस शुरू में पुर्तगाली आए थे तभी से ये जो
अरबी व्यापारी थे, मुस्लिम व्यापारी थे, उनसे ये जलते थे। अल्बुकर्क ने धर्म के क्षेत्र में असहिष्णुता की नीति को अपनाता था। धर्म के क्षेत्र में मतलब धार्मिक रूप से असहिष्णु व्यक्ति था। वास्को डी गामा का पुनः ठीक है भारत आगमन होता है। वास्को डी गामा कुल मिलाकर के 3 बार भारत आता है। ठीक है, एक 1498 में, ठीक है, दूसरा 1503 ईस्वी में, अब ये फिर आता है। ठीक है, पहली बार 1498 में आता है, दूसरी बार 1502 ईस्वी में आता है, 1503 में रिटर्न होता है, तीसरी बार 1524 ईस्वी में आता है और यहीं पे चटक जाता है। ठीक है, यहीं पे मतलब चटक जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है 1524 ईस्वी में ही भारत में। लेकिन 1524 ईस्वी में तीसरी बार जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा, लेकिन इस बार इसका स्वास्थ्य मलेरिया, ठीक है, मलेरिया रोग से खराब हो गया और मर गया ही। इसी वजह से उसकी मृत्यु भारत में हो गई। जैसे कर्नवालिस था, कर्नवालिस की मृत्यु गाजीपुर में होती है, वो गाजीपुर में उसको क्या था, चेचक हो गया था ससुरा को, चेचक की वजह से दांची दूर दिया। वास्को डी गामा की कोची व लिस्बन एज पुर्तगाल में समाधि है। ठीक है, जो वास्को डी गामा है इसकी समाधि कोच्चि में है, ये बात को याद रखिएगा। ठीक है, एकमात्र पुर्तगाली ऐसा है, ठीक है, जिसकी जो समाधि है लिस्बन और कोच्चि दोनों में है। ठीक है, लिस्बन में भी है और कोच्चि में भी है। थोड़ा सा खून खान कर ले गए हैं, वहाँ पे भी इसको किए होंगे सब। फ्रांसिस, देखिए अब नीनो डी कूना के बारे में देख ली, 1529 से 38 ईस्वी तक रहता है ये। करके पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर बन के आता है नीनो डी कूना। इसने पुर्तगाली मुख्यालय को कोच्चि से स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, कोच्चि से स्थानांतरित करके 1529 में गोवा कर दिया। ठीक है, ये पूछेगा आपसे कि कौन ऐसा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने अपने मुख्यालय को कोच्चि से स्थानांतरित करके गोवा ले जाता है, तो नीनो डी कूना 1529 ईस्वी में करके यहीं से पुर्तगाली हिंद सागर में व्यापार करने के लिए परमिट जारी करते थे। ठीक है, अब इनका चूंकि हिंद महासागर में पूरी तरह से कब्जा था और यहीं से गोवा से ही हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए लोगों को परमिट जारी करते थे। मतलब ये हिंद महासागर में सुरक्षा देते थे लोगों को। ठीक है, हाँ, उस सुरक्षा के एवज में परमिट जारी करते थे और पैसा लेते थे। कूना के समय, ठीक है, नीनो डी कूना के समय भारत में पुर्तगालियों की सर्व कमजोर होने लगी थी। ठीक है, मतलब इनकी जो शक्ति थी इस समय, नीना डी कूना के समय इनकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। नोट वर्ष 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर डिसूजा के साथ, ठीक है, डिसूजा के साथ एक ईसाई संत जेवियर भारत आए थे। ठीक है, जेवियर आए थे और इसी के द्वारा 1542 ईस्वी में भारत में ईसाई धर्म का मुख्य रूप से प्रचार हुआ। मतलब भारत में ईसाई धर्म के प्रचार का कार्य पुर्तगालियों के द्वारा ही किया जाता है और जेवियर संत के द्वारा। पुर्तगालियों की नीति क्या थी, नीले जल की नीति। ठीक है, इस नीति को शांत जल की नीति के नाम से भी जाना जाता था। इसकी शुरुआत भारत में हिंद महासागर जल के क्षेत्र पर कब्जा कर करके अल्मेडा ने की थी। ठीक है, जबकि इसका विस्तार अल्बुकर्क ने अधिक किया, इसीलिए अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है पुर्तगाली साम्राज्य का। कार्टेज की नीति क्या थी इनकी, करके अकबर ने पुर्तगालियों से परमिट खरीदा था। ठीक है, अकबर भी एक ऐसा उतना शक्तिशाली शासक था, लेकिन उसको भी पुर्तगालियों से परमिट लेना पड़ता था। ठीक है, पुर्तगालियों से अकबर को भी परमिट लेना पड़ता था। इस नीति को हम परमिट व्यवस्था या लाइसेंस की व्यवस्था से भी जान सकते हैं। करके इसमें पुर्तगालियों ने गोवा नामक अपने मुख्यालय से, ठीक है, गोवा नामक अपने मुख्यालय से की थी। यहीं से पुर्तगाली शुल्क लेकर के, ठीक है, हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए एक नीति जारी करते थे, मतलब परमिट जारी करते थे। अरमेडा की नीति क्या थी, ठीक है, अरमेडा की नीति करके अरमेडा नौसेना, ठीक है, नौसेनापति होता था। ठीक है, मतलब सेनापति होता था, ये नौसेना का हेड होता था अरमेडा। इसके पास एक जहाजी बेड़ा होता था और यह जहाजी बेड़ा जो कि हिंद महासागर में व्यापार कर रहे व्यापारियों की जो समुद्री डाकुओं से सुरक्षा प्रदान करता था और इस क्षेत्र में अवैध व्यापार पर अपना नजर रखता था अरमेडा। पुर्तगालियों की भारत में देन क्या थी, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखिए इसके बारे में। करके पुर्तगालियों में भारत में काजू, ठीक है, काजू, बादाम, लीची, पपिस्ता, तंबाकू, आलू, टमाटर, मूंगफली, मक्का, ठीक है, यांत्रिक घड़ी,
ठीक है। यांत्रिक घड़ी, प्रिंटिंग प्रेस, सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस 1556 में गोवा में इनके द्वारा ही स्थापित किया जाता है। प्रिंटिंग प्रेस अल्फांसो और आवर लेडी, ठीक है, आवर लेडी जुआनिपेरा नामक आम दिए थे, ठीक है। ये सब नाम है। अल्फांसो आम हो गया, अल्वेडी हो गया, और जुआनी पेरेरा नामक आम का ये भारत में अध्ययन करते हैं। एक बार और चीज़ को देखिए क्योंकि पूछा जाता है, ठीक है। काजू, बादाम, लीची, पपीता, तंबाकू, ठीक है। आलू, टमाटर, मूंगफली, मक्का, यांत्रिक घड़ी, प्रिंटिंग प्रेस, ये अल्फांसो, आवर लेडी और जुआनी परेरा, ठीक है। जुआनी परेरा ये आम की प्रजाति है, पुर्तगालियों की देन है भारत में लाने का। पुर्तगालियों ने, ठीक है, पुर्तगालियों ने स्थापत्य के क्षेत्र में यूरोप की जो प्रसिद्ध गोथिक शैली थी, गोथिक शैली दिया। इसी शैली में बड़े बड़े दरवाजे और बड़ी बड़ी जालीदार खिड़कियाँ लगाई जाती थी, और इनका जो छत होता था कुछ ऐसे पिरामिड नुमा होता था, ठीक है। घर कुछ ऐसे बनते थे लेकिन उनका छत पे पिरामिड नुमा होता था, छत ऐसे बनाए जाते थे। इस शैली के स्मारक में, ठीक है, स्तंभ पिलर के रूप में अत्यंत विशाल होता था, और इस शैली में दीवारें मोटी होती थी, ठीक है, और लिंटन की व्यवस्था काफ़ी होती थी, ठीक है। पुर्तगालियों का पतन का कारण क्या था भारत में? पुर्तगालियों के पतन के अनेक कारण विद्यमान थे जो निम्नलिखित हैं। एक, धार्मिक असहिष्णु थे वो लोग, ठीक है। पुर्तगाली जो है कि भारत में धार्मिक रूप से असहिष्णु थे। पुर्तगालियों ने धर्म के क्षेत्र में ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया था, ठीक है। धर्म के क्षेत्र में ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया था। इसने धार्मिक मामलों की निपटारे के लिए अपनी राजधानी गोवा में एक धार्मिक न्यायालय की भी स्थापना कर दिए थे 1556 ईस्वी में। इसी धार्मिक कट्टरता की नीति ही इनकी पतन का मुख्य कारण बन गया, क्योंकि भारतीयों ने इनका विरोध करने लगा, ठीक है। इस नीति का प्रयोग करते हुए इन्होंने हिंदू मंदिरों को भी नष्ट करवा दिया, ठीक है। अब देखिए पुर्तगाली मतलब खतरनाक तो थे सभी। हिंदू मंदिरों को भी नष्ट करवाने का मतलब जिस देश ने इनको आश्रय दिया, जिस देश में व्यापार कर रहे हैं, उसी देश के मंदिर और संस्कृतियों को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जूता तो पड़ेगा ही। और जूता अच्छा खासा पड़ा और पूरा अपना बोरिया बिस्तर लेकर के निकल लिए यहाँ से। लूटपाट की नीति इनकी थी, ठीक है। पुर्तगालियों ने भारत में अपना लूटपाट का अड्डा हुगली, ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो था हुगली में बनाया। यहीं पर पुर्तगाली भारत के शासकों व अन्य राजकुमारों का अपहरण करके रखते थे। अब देखिए, अब इनकी देखिए ये लोग कितने बड़े उत्पात मचाए हैं। मतलब भारत के राजकुमारों वगैरह को इनको अपहरण करके उन्हीं के देश में रखते थे और उनसे फिरौती वसूलते थे। इससे भी भारतीयों के मन में पुर्तगालियों ने अपना घर नहीं बना सका, ठीक है। पुर्तगालियों में अपना घर नहीं बना सका मतलब इज्जत नहीं दे पाए लोग भारतीय इनको। डचों व अंग्रेजों के प्रति प्रतिस्पर्धा, ठीक है। डच व अंग्रेजों से इनकी प्रतिस्पर्धा थी। हालांकि पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में अपना दबदबा स्थापित कर लिया था, लेकिन जब अपने बड़ी नौसेना शक्ति जैसे कि डचों व अंग्रेजों का सामना हुआ तब इनके पिछड़ने लगे, ठीक है। तब ये पिछड़ने लगे और पुर्तगालियों के मुकाबला डचों और अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति अत्यंत दुर्बल हो गई, ठीक है। हालांकि पुर्तगालियों व भारतीय व्यापारियों के अलावा जो कि अन्य देशों के साथ व्यापार में रुचि बढ़ने लगी, ठीक है। पुर्तगालियों के अलावा अन्य देशों का भी व्यापार भारत में बढ़ने लगा। इन्होंने जब यह देखा कि ब्राज़ील जाने वाले, ठीक है, समुद्री रास्ते की खोज कर ली गई है, ठीक है। ब्राज़ील से एक जाने वाली समुद्री रास्तों की लोग खोज कर लिया, तब इन्होंने ब्राज़ील के व्यापार, ठीक है, ब्राज़ील जाने के लिए एक समुद्री रास्ते की खोज कर ली और ब्राज़ील में रुचि दिखाने लगे, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है, अब इनकी रुचि व्यापार की तरफ होने लगी। कई कारणों की वजह से पुर्तगाली भारतीय व्यापार से धीरे धीरे बाहर होने लगे थे, ठीक है। नोट क्या है कि यूरोप महाद्वीप पर से सर्वप्रथम 1498 में पुर्तगाली ही आए थे, ठीक है। लेकिन सबसे बाद में मतलब 1961 ईस्वी में भारत से वापस आते हैं। सबसे पहले आते हैं यूरोप महाद्वीप से और सबसे बाद में जाते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत में पुर्तगाली गोवा, दमन दीव, ठीक है, में विद्यमान रहे थे, लेकिन 1961 ईस्वी में भारत में, ठीक है, भारत सरकार ने इन्हें सैनिक कार्रवाई से पुर्तगालियों को वापस भेज दिया, ठीक है, इस क्षेत्र में ले लिया। अब देखिए करके पुर्तगालियों के सरकारी अभियानों का
ब्यौरा देते हुए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, मेंस का प्रश्न है, बाद में इसको चेक करें, ठीक है। अगले वाले लेक्चर में हम लोग डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। अगर आपको क्विज सेट सॉल्व करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, जाकर के आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं।